बेटा आज हमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी को पढ़ना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। बॉडी सेंटर यूनिट सेल सबसे पहले पता कर लेते हैं क्या होता है, या फिर बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो एटॉमिक पार्टिकल होता है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं इस प्रकार के इकाई सेल में, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनको कहते हैं, अवयवी कण दो जगहों पर पाए जाते हैं। कहां कहां पर अवयवी कण पाए जाते हैं? घन के कोनों पर और घनीय इकाई सेल के केंद्र पर पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि इस प्रकार के इकाई सेल में, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो एटॉमिक पार्टिकल है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये पार्टिकल बॉडी के किस किस पार्ट पे पाए जाते हैं। तो बोलता है कि बॉडी में सबसे पहले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो घन के कोनों पर पाए जाते हैं, और दूसरा घनी इकाई सेल के केंद्र पर पाए जाते हैं। तो बेटा मैं एक यूनिट सेल को बनाकर दिखाता हूं कि जो हमारे पास यूनिट सेल है इसमें से एटॉमिक पार्टिकल कहां कहां पर अवेलेबल मिलेगा। तो बेटा हमारा ये यूनिट सेल हो गया। अब यूनिट सेल में मुझे सबसे पहले लिखना है कि घन के कोनों पर अवयवीकरण बनाने हैं, तो मैं घन के 8 कोनों पर एक एक अवयवीकरण बना देता हूं। 4, ये 5वां हो गया, 6वां अवयवीकरण, 7वां, और ये हो गया लास्ट। तो इस प्रकार के से 8 अवयवीकरण तो घन के कोनों पर पाए जाते हैं, और साथ में ही बोलता है, कहता है घनीय इकाई सेल के केंद्र पर भी पार्टिकल पाया जाता है। तो मैं घनीय इकाई सेल के केंद्र अर्थात सेंटर पर बना देता हूं। केंद्र का होगा ये, मैं ये एक पार्टिकल बना देता हूं। हाँ, सबसे फिर इंपॉर्टेंट चीज कि बेटा इन सभी पार्टिकल का साइज, एक्चुअल साइज जो होगा वो इस दिए गए साइज से डिफरेंट होगा, दिए गए साइज से डिफरेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि घन के कोनों पर उपस्थित ये दो पार्टिकल, ये वाला और ये वाला पार्टिकल, एक दूसरे को इस बीच वाले सेंटर वाले एटॉमिक पार्टिकल को टच करते हुए रखे होंगे। फिर से ध्यान रखना इस बार, फिर मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर दूं कि जो इकाई सेल के सेंटर पर पार्टिकल रखा है ये कोनों के दोनों पार्टिकल को टच करते हुए रखा होगा। ये कुछ इस प्रकार का रखा होगा कि अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो ये पार्टिकल होगा, फिर ये बीच वाला पार्टिकल, और ये फिर लास्ट वाला पार्टिकल। अगर ये भाग ए है, ये बी, ये सी और ये डी, तो बेटा ये पार्टिकल ए का सेंटर होगा और ये पार्टिकल डी का सेंटर होगा। ये घन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यूब में जो सेंटर वाला पार्टिकल है वो पार्टिकल ए के भी ए गोले को टच करेगा और पार्टिकल डी के गोले को भी टच करेगा। लेकिन अगर मैं सभी पार्टिकल के साइज को बड़ा सा बना देता हूं तो आपको पार्टिकल्स, पीछे वाले पार्टिकल समझ में नहीं आएंगे। बाकी मुझे ध्यान रखना है ए और डी का जो पार्टिकल है ये इस बीच वाले पार्टिकल को क्या करेगा, टच करेगा। तो बेटा इस प्रकार से व्यवस्था हो गई अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एक एक कोष्ठिका की। अब मैं चलता हूं कि अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एक कोष्ठिका
में एक और इंपॉर्टेंट चीज को लेके चलते हैं कि ये पता कर लेते हैं इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो बेटा आगे चलते हैं कि परमाणुओं की संख्या क्या रहेगी। परमाणुओं की संख्या, बेटा परमाणुओं की संख्या अगर इसमें निकाला जाए तो परमाणुओं की संख्या का फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है। क्या होता है? कोनों पर परमाणुवीय कण और उसका मल्टीप्लाई किया जाता है 1/8 से, फेस पर परमाणुवीय कण और उस पर मल्टीप्लाई किया जाता है 1/2 का, कॉर्नर पर परमाणुवीय कण और उस पर मल्टीप्लाई किया जाता है 1/4 का, और सेंटर पर एटॉमिक पार्टिकल इनटू उस पर मल्टीप्लाई किया जाता है 1 का। अब क्योंकि मैं क्या सोचता हूं, मेरे यहां अवयवी कण केवल घन के कोनों पर थे और इकाई सेल के केंद्र पर थे, तो मैं फलक वाला वगैरह फॉर्मूला ही नहीं लगा रहा हूं। सबसे पहले परमाणुओं की संख्या को निकालने के लिए बेटा इसमें कोने कितने हैं? 8, और प्रत्येक कोने पर पाए जाने वाले एटॉमिक पार्टिकल का हिस्सेदारी है 1/8। फिर ना तो फलक पर कोई एटॉमिक पार्टिकल है, मैंने फलक को छोड़ दिया, ना तो कॉर्नर पर कोई एटॉमिक पार्टिकल है, मैंने उसको भी छोड़ दिया। हाँ, एक एटॉमिक पार्टिकल सेंटर पर है और सेंटर पर एटॉमिक पार्टिकल का हिस्सेदारी, सेंटर पर एक एटॉमिक पार्टिकल है और सेंटर पर पाए जाने वाले एटॉमिक पार्टिकल की जो शेयरिंग होती है, हिस्सेदारी होती है, वो भी एक होती है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 1 + 1 = 2, तो मेरे पास 2 एटम आते हैं। अगर आपका अंतः केंद्रित या काय केंद्रित या बॉडी सेंटर यूनिट सेल बनाया गया है तो उसमें 2 एटम अवेलेबल रहते हैं पूरे एक यूनिट सेल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज कि मुझे यह पता करना है कि अगर मैं इस क्यूब की साइड को a मान लूं और इस एटॉमिक पार्टिकल के रेडियस को r मान लूं, तो a और r के बीच का रिलेशन क्या रहता है, a और r के बीच में संबंध क्या है। तो मुझे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकाल के लानी है a और r के बीच का रिलेशन। तो उसके लिए भी मुझे कुछ चीजें माननी होंगी। पहले मैं क्यूबिक यूनिट सेल की साइड को माने लेता हूं कि क्यूबिक यूनिट सेल की साइड क्या होगी। मैं यहां लिखता हूं माना घनीय इकाई सेल की भुजा या कोर भी कह सकते हो आप, a सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी साइड a है और साथ में मैं ये भी मानता हूं कि जो ये एटॉमिक पार्टिकल रखे हुए हैं इनकी भी तो कुछ रेडियस होगी, तो मैं रेडियस मानता हूं तथा अवयवी कणों की त्रिज्या बेटा वो है r सेंटीमीटर। तो मैंने रेडियस भी मान लिया और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने एक घन की ये क्यूब की साइड भी मान ली। अब क्योंकि मुझे पता करना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालता हूं। आप ध्यान दो, सबसे पहले बेटा एक ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल? अगर आपको a और r के बीच का रिलेशन चाहिए आपको एक ट्राइंगल लेना है ABC। एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ABC। ये अगर देखा जाए इसकी छत पर बना हुआ ट्राइंगल है। अगर मैं इसी ट्राइंगल को सीधा करके देखूं तो आपको कुछ इस प्रकार का ट्राइंगल दिखेगा ABC, जिसमें से एटॉमिक पार्टिकल A पर है, एटॉमिक पार्टिकल B पर है और एटॉमिक पार्टिकल C पर है। तो A, B और C पर तीनों पर एटॉमिक पार्टिकल होगा। तो आप ध्यान दो, ये वाला एंगल B के पास जो एंगल बना है ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अगर B के पास क्यूब में ये एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो एक थ्योरम थी हमारे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम, मैं उसको लगा सकता हूं। तो मैं ट्राइंगल का नाम सबसे पहले लिखता हूं। ट्राइंगल कौन सा है? ABC। इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला था हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा हाइपोटेन्यूस को अगर मैं चेक करता हूं वो है AC,
90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो AC। परपेंडिकुलर को चेक करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, परपेंडिकुलर हो गया BC। अगर मैं बेस की बात करूं तो AC हो गया हाइपोटेनियस, BC हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बचा AB, AB का स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूं, AC लिखे देते हैं या AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC को चेक करते हैं। बेटा अगर आप यूनिट सेल में BC को चेक करोगे आपको ये पता चलेगा जो B से C की डिस्टेंस है वो यूनिट सेल की साइड है, और यूनिट सेल की साइड को मैंने कितना मान रखा है A, तो A स्क्वायर। फिर मैं AB को चेक करूंगा, तो बेटा AB को अगर चेक करते हैं तो AB भी तो यूनिट सेल की साइड है, और क्योंकि AB भी यूनिट सेल की साइड है BC भी एक और AB की वैल्यू भी A रखेंगे, साथ में स्क्वायर लगा देते हैं। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के रखे देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ABC तीनों स्थानों पर रखे जो स्फीयर है, एटॉमिक पार्टिकल है, ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। अगर टच करता है कौन सा पार्टिकल, A और D के बीच में रखा हुआ जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल A को भी टच करता है, ये पार्टिकल D को भी टच करता है, तो मुझे उस AD की डिस्टेंस को निकालना होगा, क्योंकि ना तो A का पार्टिकल B के पार्टिकल को टच करता है, ना B का पार्टिकल C को, ना ही A का पार्टिकल C को टच कर पाता है। जब ये पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर पाते तो हम इन डिस्टेंसेस AB, BC या AC की सहायता से रेडियस के लिए रिलेशन नहीं निकाल सकते। हमें रेडियस का रिलेशन तभी निकाल पाएंगे जब ये स्फीयर एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो अब एक काम और करेंगे, हमें AC साइड पता हो गई है, अब हम एक और साइड निकालने की कोशिश करेंगे कि AD साइड क्या है। अब साइड AD को निकालने के लिए मुझे फिर से एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, लेकिन अब पाइथागोरस थ्योरम दूसरे ट्राइंगल पे, मैं ट्राइंगल का नाम लिख देता हूं। ट्राइंगल का नाम क्या है, ACD। इन ट्राइंगल ACD। अच्छा, ACD ट्राइंगल क्यों लिया गया, और आप सभी जानते हो पाइथागोरस थ्योरम को लगाने के लिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज चाहिए होता है। आप खुद देखो ये एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि बेटा अगर A से C की बात की जाए तो ये यूनिट सेल की छत पर रखी रेखा है, लाइन है, और जो CD की बात की जाए तो ये दीवार है। आप खुद समझते हो छत और दीवार के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपको देखने में जरूर अलग सा लग सकता है, लेकिन आप खुद सोचो, ये तो आप ऊपरी सतह पर है, क्यूबिक यूनिट सेल की ऊपरी सतह पर है, और ये निचली कोर है। ऊपरी सतह और निचली कोर एक दूसरे से 90 डिग्री, आपकी जो छत है और जो दीवार का कॉर्नर है ये 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे के साथ होता है। अगर ये 90 डिग्री एंगल के साथ होता है एक दूसरे के साथ, तो आप ध्यान दो C के सामने की जो ये साइड AD है ये हो जाएगी ट्राइंगल में कर्ण या हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल को लगाने की कोशिश करते हैं। AD हाइपोटेनियस, AC बेस हो जाएगी, और जो CD है इसको मैं परपेंडिकुलर मान लूंगा। तो मैं एक बार फिर से फॉर्मूले को लगा देता हूं, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर मैं इसमें हाइपोटेनियस को देखता हूं तो 90 डिग्री का एंगल C है, उसके सामने की साइड क्या है, AD। AD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की बात आएगी तो बेटा परपेंडिकुलर किसको मान लेते हैं, CD को, प्लस अगर बेस की बात की जाए तो AC स्क्वायर। मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं, यहां लिखे देते हैं AD का स्क्वायर। बेटा CD की बात कर ले, CD कहां है, C से D। अगर बेटा आप C से D की साइड को देखोगे तो आपको ये देखने में लगेगा C से जब D पर हम आए, ये तो क्यूबिक यूनिट सेल की क्या है, साइड,
भुजा है, घन की भुजा होने के कारण सी डी की वैल्यू कितनी रहेगी, ए स्क्वायर। अब मैं बात करूंगा ए सी स्क्वायर, तो बेटा ए सी स्क्वायर ये वाली ऊपर वाली साइड है और इसको हम निकाल चुके हैं, कितने के बराबर है, 2a स्क्वायर। इसलिए ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं उधर। बेटा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, देन ए डी इज इक्वल टू रूट 3a। मैंने ए डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, ए डी 3 का स्क्वायर रूट लिया रूट 3, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो ए। अब थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है, जब ए से डी पर आप पहुंचे तो मैंने बताया था जब आप ए से डी पर जाओगे ये सभी गोले एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। ए का जो गोला है और जो डी का गोला है ये सभी गोले एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। अगर ये गोले बेटा एक दूसरे को टच करते हैं तो ए से डी पहुंचने तक आपने कितने गोलों को पार किया या गोलों की कितनी रेडियस की डिस्टेंस तय की। तो मैंने ए गोले की रेडियस को तय किया होगा, फिर मैंने रिक्त बीच वाले गोले की पूरे व्यास को पार किया होगा। व्यास का मतलब 2 इंटू रेडियस, रेडियस r, 2r, और फिर डी वाले की रेडियस r। तो r, 2r और r और 2r हो गया 3r, और लास्ट में एक r जो बचा ये बना जाएगा 4r इज इक्वल टू रूट 3a। आप तो एक रिलेशन आ गया। अब हम एक काम और कर सकते हैं, इसमें से a की वैल्यू या तो रेडियस के टर्म्स में निकाल लो या रेडियस की वैल्यू a के टर्म्स में निकाल लो। तो मैं एक काम कर लेता हूं, r की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, रूट 3/4a। तो बेटा ये रिलेशन हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर और क्यूबिक यूनिट सेल की कोर के बीच, साइड के बीच। अब जब मुझे r और a के बीच का रिलेशन मिल जाता है, अब मैं संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं। जब तक मुझे r और a के बीच का रिलेशन नहीं मिलता, पैकिंग इफिशियंसी के फॉर्मूले को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो बेटा मैं पैकिंग इफिशियंसी के फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं। तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू, पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है परमाणुओं का आयतन और नीचे होता है इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू निकाल दी है मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है इसे। बेटा परमाणुओं का आयतन निकालोगे तो परमाणुओं के आयतन का तो एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है परमाणुओं के आयतन का? 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो अच्छा 4/3 पाई आर क्यूब भी फॉर्मूला लगाया गया क्योंकि हर एक एटम एक स्फीयर की तरह होता है। एटम स्फेरिकल शेप में होता है, इसलिए जब एटम का वॉल्यूम निकाला गया तो वो स्फीयर के वॉल्यूम के फॉर्मूले से निकाला गया। और सोचने वाली बात है 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम है केवल एक एटम का, लेकिन हमारे यूनिट सेल में वो एटम कितने थे? 2, क्योंकि 2 एटम थे, मैंने यहां 2 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे आता है यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम तो बड़ा आसान है। यूनिट सेल किस आकार के है? क्यूब के आकार का, और क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होता है साइड क्यूब या ए क्यूब, क्योंकि साइड ए है इसलिए ए क्यूब और इंटू 100। बेटा इसको और सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब। बेटा ऊपर 100 लिखा हुआ है, आगे नीचे ए क्यूब। ए की वैल्यू अगर मैं रखना चाहूं तो एक काम कर सकते हैं, ए की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हम ए की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू यहां से निकालोगे 4 आ जाएगा इधर 4,
साथ में r बाई √3, 4 मल्टीप्लाई पे आ गया, जो √3 था ये डिवाइड पे आ गया नीचे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4r, मैं यहीं लिखे देता हूं a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 4r अपॉन √3। तो 4r अपॉन √3 तो a की वैल्यू होगी, लेकिन क्यूब लगा हुआ है तो मैं इसका क्यूब किए देता हूं। बेटा पैकिंग इफिशियंसी को और सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा 8/3 इंटू 22/7 r³। इसको सॉल्व करोगे तो 4 का क्यूब, बेटा 4 का क्यूब करोगे 64 अपॉन √3 का क्यूब करोगे तो आएगा 3√3, साथ में r का क्यूब होगा r³ इंटू 100, r³ को कैंसिल कर देगा। इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू ऊपर 8/3 इंटू 22/7। अब आप जानते हो जब एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरी फ्रैक्शन लिखी होती है, आप नीचे वाली फ्रैक्शन को पलट कर रख देते हो, तो इसको पलट के रखोगे क्या आएगा 3√3/64 और बेटा साथ में ये 100। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, 8 से इसको कैंसिल करते हैं, 8 टाइम्स इसको कैंसिल करते हैं 2 से, तो ये 11 टाइम पे जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 25। अब मैं पैकिंग इफिशियंसी को और देखता हूं, तो पैकिंग इफिशियंसी में भी क्या बचा है 11 इंटू 25 इंटू √3 अपॉन 7। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू, बेटा अब आप लोगों का काम है कि जो वैल्यू दी गई है 11 इंटू 25 इंटू √3, तो आप एक काम कर लोगे 11 इंटू 25 इंटू √3 जो है √3 की वैल्यू रख दोगे 1.73। आप ज्यादा मत रखना, 1.73 ठीक है, इसके आगे नहीं रखेंगे आप, अपॉन 7। इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे और इस वैल्यू को सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वही बॉडी सेंटर यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी आएगी। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यू 68% के अप्रोक्सीमेटली आएगी। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल की जो पैकिंग इफिशियंसी होगी तकरीबन 68% होगी। इसका अर्थ यह रहेगा कि अगर कोई भी यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड है तो उस बॉडी सेंटर यूनिट सेल में 68% जो पार्ट है वो तो एटॉमिक पार्टिकल ने घेर रखा है, अवयवी कणों ने घेर रखा है। इसके अलावा जो पार्ट बचता है 68% के अलावा जो 32% पार्ट बचता है ये वॉइड्स का है, रिक्त स्थानों का पार्ट है। अब रिक्त स्थानों के पार्ट और पैकिंग इफिशियंसी से मुझे दो चीजें समझ में आई। क्या है, जब मैंने सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल लिया था, फिर मैंने इसके बाद कौन सा लिया एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फिर इसके बाद मैंने लिया बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मुझे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल की जो पैकिंग इफिशियंसी थी वो 52.4% आई, 74% आई एफसीसी की और इसकी आई है 68%। तो मैंने तीनों प्रकार की पैकिंग इफिशियंसी को पढ़ा और सबसे पैकिंग इफिशियंसी को पढ़ने में मुझे दो बातें ठीक समझ में आई कि सबसे ज्यादा जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो एफसीसी की होती है। और एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें एटम ज्यादा होते हैं, 4 एटम हुआ करते थे। आप देखते थे अगर तीनों प्रकार के क्यूबिक यूनिट सेल में आप एटम्स निकालते थे तो 4 एटम होते थे एफसीसी में, बीसीसी में 2 एटम होते थे और सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम की संख्या 1 होती थी। क्योंकि नंबर ऑफ एटम बढ़ जाते हैं अरेंजमेंट में, बेटा पैकिंग इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। तो सबसे हाईएस्ट पैकिंग इफिशियंसी एफसीसी की फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, सबसे लोवेस्ट अगर देखा जाए पैकिंग इफिशियंसी तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल की।
जो कि 52.4% है केवल। और अगर मीडियम में देखा जाए इन दोनों के बीच में तो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, जो कि 68% के आसपास आते हैं। और ये दोनों में चेंज, इन तीनों में चेंज क्यों है पैकिंग इफिशियंसी? तो मेन इन तीनों में चेंज इसलिए है दो कारणों से। एक तो तीनों में नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है, और दूसरा इनकी अरेंजमेंट है। इनकी अरेंजमेंट इस प्रकार की है, ये दो मायने रखती हैं चीजें कि पैकिंग इफिशियंसी किसमें कम है किसमें ज्यादा है। तो बेटा हम लोगों ने तीनों प्रकार के यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशियंसी की गणना कर ली है। आगे के आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।